बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं परसेप्शन की। जैसा कि आपको पता है कि हम सेंसेशन और परसेप्शन का जो चैप्टर है वो हमारा कंटिन्यू है। तो आज हम बात करेंगे परसेप्शन की। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं ना परसेप्शन की, तो परसेप्शन को समझने से पहले हमें सेंसेशन का पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो एक कंप्लीट प्रोसेस है किसी भी चीज को परसीव करने का, ये दो स्टेप्स पे मुश्तमिल है। मेन जो इसकी दो स्टेप्स हैं, पहला स्टेप इसका कौन सा है? सेंसेशन। ठीक है जी। और दूसरा इसका स्टेप है परसेप्शन। अब वो कैसे? when sense organs detect physical energy from environment and then encode it in neural signals, so this is called sensation. सबसे पहले जब मैं नेक्स्ट बात करूंगा 8 स्टेप मॉडल ऑफ परसेप्शन की, तो फिर आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सी जो ऐसी चीजें हैं जो सेंसेशन पे और कौन सी परसेप्शन पे। मसलन आप किसी भी एक पेंसिल को परसीव कर लेते हैं। जब आप पेंसिल को परसीव करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या किया? आपने आंखों के जरिए पेंसिल को देखा। आपने एक ट्रांसपेरेंट चीज देखी, उसके अंदर जो है वो इंक भरी हुई है और उसके एक कॉर्नर पे टिप लगी हुई है और एक साइड पे कैप है। तो उसके बाद क्या हुआ? ये आपकी आंखों ने इसको परसीव किया इन द फॉर्म ऑफ द लाइट। एक बात याद रखें, सब परसेप्शन शुरू कहां से होती है? टू अटेंड द स्टिमुलस। आप स्टिमुलस को अटेंड करते हैं, उसको देखते हैं, उसको सुनते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसको चखते हैं। परसेप्शन कोई भी हो सकती है ना। परसेप्शन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपका देखना ही परसीव करना है। नो, किसी भी आवाज को सुनना भी परसेप्शन है, किसी भी स्मेल को सूंघना भी परसेप्शन है, टच को महसूस करना भी सब परसेप्शन है, टेम्परेचर को फील करना भी परसेप्शन है, पेन को परसीव करना भी, पेन को महसूस करना भी परसेप्शन है। तो परसेप्शन का जो एक कंप्लीट प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले क्या होती है? सेंसेशन। उसके बाद होती है परसेप्शन। सेंसेशन क्या होती है? सबसे पहले जब भी आप किसी आप कहते हैं मैंने फलां चीज परसीव की, तो वो शुरू में आप उसको परसीव नहीं करते, शुरू में आप उसको सेंसेट करते हैं, एंड पे उसको जो है वो परसीव करते हैं। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन देख लें, फिर जब मैं 8 स्टेप मॉडल आपको बताऊंगा उसमें फिर मैं बताऊंगा कि सेंसेशन कैसे होती है और परसेप्शन कैसे होती है। परसेप्शन इज द ऑर्गेनाइजेशन, identification and interpretation of sensory information in order to represent and understand the presented information or environment. परसेप्शन क्या है? किसी भी स्टिमुलस को ऑर्गेनाइज करना, इंफॉर्मेशन को उसको आइडेंटिफाई करना और उसको इंटरप्रेट कर देना है कि ये क्या चीज है। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आती है आंखों के जरिए या कानों के जरिए, वो एक रॉ इंफॉर्मेशन होती है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक शक्ल में लाया जाता है, फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये क्या है, इसको ब्रेन के कौन से हिस्से में भेजना है। ठीक है, उसके बाद फिर जब उस हिस्से में चली गई, फिर उसको इंटरप्रेट किया जाता है कि ये बेसिकली क्या है, किस चीज से मिलती जुलती है। तो इसको हम कहते हैं perception. Perception is the organization, identification, and interpretation of sensory information in order to represent or understand the presented information or environment. From environment, यहाँ पे आना था from environment, यानी किसी भी स्टिमुलस को, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना, आइडेंटिफाई करना और फिर उसको इंटरप्रेट करना, किसी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन को, किस लिए कि आगे आप उस चीज को समझ सकें कि ये है क्या, ये हमें क्या दिखाया जा रहा है, या हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड परसेप्शन। अब बात करते हैं 8 स्टेप मॉडल ऑफ परसेप्शन। अब यहां से हमें पता चलेगा बेसिकली जो मैं बात कर रहा था कि परसेप्शन इज नॉट अ सिंगल थिंग, बट जब भी हम परसेप्शन की बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं इसमें। सबसे पहले क्या होता है? सेंसेशन एंड परसेप्शन। अब मैंने परसेप्शन में आपको क्या कहा? सबसे पहले जो है वो आपने एनवायरनमेंट से स्टिमुलस, आपके एनवायरनमेंट में स्टिमुलस मौजूद होना चाहिए। मसलन आप एक पेंसिल को देख रहे हैं तो वो माहौल में मौजूद होगी, वो आपके सामने मौजूद होगी, तो देन यू विल अटेंड दैट स्टिमुलस। अदरवाइज अगर ये होगी ही नहीं, या कोई आवाज आपको दे रहा है वो आवाज होगी ही नहीं, तो स्टिमुलस है ना आवाज, वो आप उसको परसीव करेंगे अगर वो होगी।
अगर वो होगी नहीं इन्वायरमेंट में तो आप उसको परसीव कैसे करेंगे या अटेंड कैसे करेंगे? तो किसी भी चीज को परसीव करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, जरूरी है उसका इन्वायरमेंट में मौजूद होना। उसके बाद जब अगर इन्वायरमेंट में वो मौजूद हो तो फिर हम उस स्टिमुलस को अटेंड करते हैं। अटेंड करने से मुराद हम उस चीज को देखते हैं, ये पेंसिल है, ये स्टिमुलस है, अब ये इन्वायरमेंट में मौजूद है तो मैंने इसको देखा। मेरा ये देखना, इसका इन्वायरमेंट में मौजूद होना, ये सामने पेंसिल पड़ी है, इस इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल स्टिमुलस। ठीक है, अब मैंने उसको देखा, दिस इज आई एम गोइंग टू, आई अटेंडेड द स्टिमुलस, मैंने इसको देखा मीन के मैंने इसको अटेंड किया। अब क्या हुआ, इमेज ऑन रेटिना, साउंड इन इनर ईयर। अब क्या हुआ, अब ये इमेज जो है, ये जो पेंसिल थी इन द फॉर्म ऑफ द लाइट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले कि विजन की जो सेंस है उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो लाइट के थ्रू जो है वो कॉर्निया में, फिर प्यूपल में, फिर उसके बाद लेंस पे, फिर रेटिना में जाती है। तो अब क्या होगा, इमेज क्या होगा, रेटिना में जाएगी इंफॉर्मेशन, या अगर आप कुछ बात आवाज सुन रहे हैं अगर वो ऑडिटरी फॉर्म में है तो आपके इनर ईयर में जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसडक्शन होगी। ट्रांसडक्शन मीन कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो नर्व इंपल्स की शक्ल अख्तियार कर लेगी, क्योंकि ब्रेन में जाना है ना उसने, तो ब्रेन तो सिर्फ नर्व इंपल्स को पहचानता है, वो किसी लाइट को नहीं पहचानता, किसी आवाज को नहीं पहचानता। जब आप की चीज देख रहे हैं इसका मतलब लाइट आपकी आंखों के अंदर जा रही है, वो रेटिना में जा रही है लाइट, रेटिना में जो है वो लाइट जाकर नर्व इंपल्स में ट्रांसडक्ट हो जाती है, तब्दील हो जाती है। ट्रांसडक्शन मीन चेंज हो जाना, तब्दील हो जाना, कन्वर्ट हो जाना फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी एक पहली फॉर्म क्या थी लाइट, अब वो रेटिना में जाके ट्रांसडक्शन हो गई उसकी, यानी वो दूसरी फॉर्म में आ गई, यानी नर्व इंपल्स में आ गई। इसी तरह साउंड जो है वो आपने सुना थी आवाज, वो आवाज सुनी थी, वो साउंड की शक्ल में थी, वो इनर ईयर में जाके क्या हो गया, जो है वो नर्व इंपल्स में जो है वो चेंज हो गई। तो ये हो गया जी इमेज ऑन रेटिना, साउंड इन द इनर ईयर। ये तो मैंने एग्जांपल से लिखी है। उसके अलावा जो है वो जब आप किसी चीज को सूंघते हैं, फील करते हैं, स्मेल करते हैं, तो आपके नाक के अंदर जो वो रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं वो भी जो है वो ट्रांसडक्शन कर देते हैं। वो उस वक्त तक तो इन्फॉर्मेशन जाती है, ठीक है, वहां पे रिसेप्टर सेल में जब जाती है किसी भी चीज को, स्मेल या स्टिमुलस, उसके बाद उसकी ट्रांसडक्शन किस में हो जाती है, नर्व इंपल्स में। तो तीसरा उसका जो स्टेप था वो किसी भी इमेज का या साउंड का जो है वो अपनी मतलूबा जगह में जाना, और फिर चौथा स्टेप क्या था, ट्रांसडक्शन हो जाना। अब यहां तक चौथे स्टेप तक ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड सेंसेशन। पांचवें जो स्टेप से जो बेसिकली आपका प्रोसेस शुरू होता है परसेप्शन का। पहले एनवायरमेंटल में स्टिमुलस मौजूद होना चाहिए, दूसरा आपने अटेंड किया स्टिमुलस को, तीसरा उसकी इमेज उसके आपके रेटिना में बनी, या आपका जो उसका साउंड था वो आपके इनर ईयर में गया, और चौथा क्या हुआ, वो लाइट जो आपकी आंखों में गई या वो जो साउंड आपके इनर ईयर में गया स्टिमुलस से रिलेटेड या इंफॉर्मेशन गई जो, वो उसकी ट्रांसडक्शन हो गई। ट्रांसडक्शन मीन को वो लाइट की से या स्मेल से या वो आवाज से वो नर्व इंपल्स में कन्वर्ट हो गई। तो यहां तक सेंसेशन था। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो आपके ब्रेन में चली जाती है, ये ट्रांसडक्शन हो गई यानी नर्व इंपल्स में चेंज हो गई, अब वो आपके ब्रेन में जाएगी। जब ब्रेन में जाएगी तो दिस इज कॉल्ड न्यूरल प्रोसेसिंग। अब यहाँ पर न्यूरल प्रोसेसिंग होगी, ठीक हो गया। आपके जो न्यूरॉन है ब्रेन में वो मतलूबा जगह पे पहुंची, उसके बाद क्या है, उसको जो है वो प्रोसेस शुरू हो गया, और फिर आप उसको जान लेते हैं, परसीव करते हैं। परसीव मीन कि आप देखते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जो है वो आगे मौजूद है। आपने एक पेंसिल देखी तो न्यूरल प्रोसेसिंग ट्रांसडक्शन में मतलब वो जो पेंसिल एक लाइट की शक्ल में आपकी आंखों में गई, रेटिना में गई, रेटिना में जाके उसकी ट्रांसडक्शन हो गई, यानी न्यूरल इंपल्स में चेंज हो गई, नर्व इंपल्स में चेंज हो गई। नर्व इंपल्स जो है वो सीधी आपके गई फिर विजुअल कॉर्टेक्स में, वहां पे जाके न्यूरल प्रोसेसिंग हुई और देखा कि यार ये कौन सी चीज है, ये जो भी हमने चीज देखी है ये दिमाग के अंदर किस चीज के साथ मिलती जुलती है। तो छठे स्टेप में पता चला कि ये तो एक पेंसिल है, इस तरह की एक चीज जो है वो दिमाग में पड़ी हुई है ऑलरेडी इमेज, और उसको पेंसिल कहते हैं या पेन कहते हैं। उसके बाद सातवां स्टेप क्या है, आपने रिकॉग्नाइज किया कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब है ये जो चीज इससे मिल रही है, जो भी हमने देखी है उसकी एक जो तस्वीर है वो दिमाग में पड़ी हुई है, ठीक है, ऑलरेडी रिकॉग्निशन हो गई कि ये जो आपने चीज देखी है ये रिकॉग्नाइज आपने इसको कर लिया कि इससे मिलती जुलती है, इसका मतलब है ये पेंसिल है। तो आठवां स्टेप क्या हो गया, आप इसको नाम देंगे कि दिस इज अ पेंसिल। तो ये जो है ये 8 स्टेप। अब पहले 4 स्टेप जो है ट्रांसडक्शन के, दिस इज द पार्ट ऑफ द सेंसेशन, और सेंसेशन फिर अगले स्टेप एडवांस स्टेप में 5वें स्टेप में जाके जो है प्रोसेस करना शुरू कर देती है परसेप्शन को। यानी परसेप्शन का अमल कहां से शुरू होता है,
5वें स्टेप से जाते हैं। पहला स्टेप जो है, पहले से चौथे तक स्टेप जो है वो सेंसेशन में है। सेंसेशन यहाँ पे खत्म हो गई ट्रांसडक्शन में, फिर यहाँ से आगे जो है न्यूरल प्रोसेसिंग का अमल शुरू हो गया, यानी परसेप्शन का अमल शुरू हो गया। तो ये था, आपको मैंने डेफिनेशन बता दी परसेप्शन की क्या होती है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि 8 स्टेप मॉडल क्या होता है, कैसे उसको हम जो है वो परसीव करते हैं चीजों को, कि किन स्टेप्स के थ्रू जो है वो परसीव करते हैं। सबसे पहले एनवायरमेंटल स्टिमुलस, एनवायरमेंट में स्टिमुलस होना चाहिए, फिर आप उसको अटेंड करेंगे स्टिमुलस को, यानी देखेंगे, सुनेंगे, चखेंगे, महसूस करेंगे, सूंघेंगे। फिर उसके बाद उसकी इमेज जो है वो रेटिना पे, अगर विजुअल है तो रेटिना पे बनेगी, अगर साउंड है तो इनर ईयर में बनेगा, अगर जो है वो उसकी उसमें क्या होगा बेसिकली कि उसकी जो इमेज है वो रेटिना पे बनेगी, या साउंड की शक्ल में है तो इनर ईयर में बनेगी, अगर जो है वो स्मेल की शक्ल में है तो जो इसके नेजल कैविटी यानी आपके नाक के अंदर जो रिसेप्टर सेल्स हैं, नेजल रिसेप्टर सेल्स, वहां पे जाके जो है वो वहां पे उसको पहुंचेगी। उसके बाद ट्रांसडक्शन हो जाएगी। ट्रांसडक्शन मीन्स की इंफॉर्मेशन जिस मर्जी शक्ल में आई है, चाहे वो विजन की शक्ल में आई है, लाइट की शक्ल में, चाहे साउंड की शक्ल में आई है, चाहे स्मेल की शक्ल में आई है, वो चौथे स्टेप में जाके जो है वो नर्व इम्पल्स में चेंज हो जाएगी। उसके बाद न्यूरल प्रोसेसिंग होगी, ब्रेन में चली जाएगी, फिर उसको पता चलेगा कि ये फलां चीज है, रिकॉग्निशन हो जाएगी, पता चल जाएगा कि ये फलां चीज हमने परसीव किया। उसके बाद आप उसको एक्शन मीन्स आप उस चीज को मान ही दे देंगे कि दिस इज अ पेंसिल। अब आगे चलते हैं जी, यहां तक तो हो गया एक्सट्रा मॉडल परसेप्शन की डेफिनेशन पढ़ ली। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। अच्छा जी, सबसे जो मेन चीज है, यहाँ पे एक स्लाइड आई थिंक सो मिस हो गई है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, मैं उसको डाल दूंगा दोबारा अगले लेक्चर में, मैं आपको बता भी दूंगा। अब परसेप्शन की कुछ टाइप्स होती हैं। एक तो होती है जिसको हम कहते हैं फॉर्म परसेप्शन, एक होती है जिसको हम कहते हैं डेप्थ परसेप्शन, एक होती है जिसको हम कहते हैं मूवमेंट परसेप्शन। तो अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म परसेप्शन क्या होती है। फॉर्म परसेप्शन को पढ़ेंगे, उसके साथ लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, या रूल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में जो है वो डेप्थ परसेप्शन या उससे जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है या कोई भी और इन्फॉर्मेशन है उसको हम जो देखेंगे। सबसे पहले फॉर्म परसेप्शन क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विजुअल फील्ड इनटू ऑब्जेक्ट्स दैट स्टैंड आउट फ्रॉम देयर सराउंडिंग, यानी आप किसी भी विजुअल चीज को जब परसीव करते हैं, आप चीजों को परसीव इस तरह करते हैं कि उसकी एक फिगर जो है वो एक एक चीज जो है वो प्रोमिनेंट होकर सामने आ जाती है, और उसका जो सराउंडिंग होता है वो उससे अलग थलग नजर आती है। जिस तरह हम मैं आगे बात करूंगा फिगर एंड ग्राउंड की कॉन्सेप्ट की। तो फॉर्म परसेप्शन क्या है, आप किसी भी चीज को परसीव करते हैं, जब आप उसको परसीव करते हैं तो आप एज ए होल परसीव करते हैं। एज ए होल परसीव करेंगे तो वो इस तरह एक आइडेंटिफाई हो जाएगी या एक पर्सोनिफाई हो जाएगी, एक आपको मुकम्मल फॉर्म में नजर आएगी, यानी आपका फोकस उस चीज पे होगा, और बाकी जो भी चीजें होंगी उसके इर्द गिर्द वो उसके सराउंडिंग में होगी, वो ग्राउंड कहलाएंगी, यानी वो प्रोमिनेंट नहीं होगी। पहली चीज जो है वो प्रोमिनेंट होगी जो जिसपे आपका फोकस होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फॉर्म परसेप्शन। फॉर्म परसेप्शन क्या है कि आप चीजों को मिलाकर बेसिकली ग्रुपिंग करके एक मेन चीज पे आपका फोकस चला जाता है, और उस चीज की सराउंडिंग में जितनी भी चीजें होती हैं उस पे वो जो है वो आपके फोकस में नहीं होती। वो जिस चीज पे आपका फोकस होता है उसको हम कहते हैं फिगर, और जो उसके सराउंडिंग में चीजें होती हैं वो उसको आप कहते हैं ग्राउंड। यानी आप परसीव करते हैं फॉर्म को, ऐसी चीज जो जिसपे आपका पूरा फोकस है, आपका ध्यान है, दैट इज कॉल्ड फॉर्म, और दूसरे जो उसके सराउंडिंग में है दैट इज ग्राउंड। अच्छा जी, फिगर एंड ग्राउंड परसेप्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द फॉर्म परसेप्शन। अब जब हम फॉर्म परसेप्शन की बात करते हैं तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड फिगर एंड ग्राउंड परसेप्शन। इट इज ह्यूमन्स एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फोरग्राउंड टू द बैकग्राउंड। इंसान के अंदर ये सलाहियत पाई जाती है कि वो कुछ चीजों को फोरग्राउंड पे ले जाता है। फोरग्राउंड मीन्स कि कुछ चीजें उसको आगे नजर आती हैं,
और कुछ चीजें जो है वो उसको बैकग्राउंड में नजर आती है। द फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल स्टेट दैट पीपल इंस्टिंक्टिवली परसीव ऑब्जेक्ट्स एज आइदर बीइंग इन द फोरग्राउंड और द बैकग्राउंड। यानी लोगों का ये मतलब ये एक इंस्टिंक्ट है लोगों के अंदर फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल की, कि आप किसी भी चीज को परसीव करते हैं ना तो आप इन द फॉर्म ऑफ द फिगर एंड ग्राउंड परसीव करेंगे। मसलन आप अपने कमरे में भी बैठे हुए हैं, तो आपके कमरे में एलसीडी लगी हुई है और एलसीडी के पीछे दीवार है, तो आप क्या करेंगे, आपका जिस चीज पर फोकस होगा आप उसको जो है वो परसीव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एलसीडी जो है वो आपका ज्यादा फोकस जो है वो आपको नजर आ रही है मेन ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो एलसीडी क्या होगी, फिगर होगी, और उसके जो साइडों पे जो दीवार है या जिस चीज पे एलसीडी लगी हुई है, कोई किसी अलमारी के ऊपर लगी है, किसी और चीज के ऊपर लगी हुई है, तो वो क्या होगा, ग्राउंड होगा। दे आइदर स्टैंड आउट प्रोमिनेंटली इन द फ्रंट और रिकेड इनटू द बैक। ठीक है। अच्छा, ये एक होता है, ये एम्बिग्विटी इसमें पाई जाती है। वो आपने एक वेज वाला जो है वो एक तस्वीर देखी होगी, शायद कहीं आगे आ जाए, नजर आ जाए, हाँ, दिस वन फिगर एंड ग्राउंड। अब देखें समटाइम क्या होता है, हमारा जिस चीज पे फोकस होता है वो फिगर है, और जो चीज जिस पे फोकस नहीं रहता, एक चीज जिस चीज पे फोकस हो गया वो फिगर है, और उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो ग्राउंड में चली जाती है। मसलन ये एक प्याला नुमा आपको लग रहा है, ठीक है, अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो आपको प्याला लगेगा, लेकिन अगले ही लम्हे क्या होगा कि आपका ध्यान अगर दूसरी तरफ चला गया तो फिर आपको लगेगा ये जो है ये फेसेस है, ये फेस और ये एक व्हाइट फेस है, ये दोनों फेस है, और दरमियान में जो है ये एक बैकग्राउंड है। लेकिन कुछ ही लम्हे बाद ऐसा क्या होगा कि आपको दोबारा से इस पे ध्यान चला जाएगा, ये फिगर बन जाएगा, ये ग्राउंड बन जाएगा। तो ये इंसान की एक जबिल्लत है, एक इसकी इंस्टिंक्ट है कि वो चीजों को जिस चीज पे फोकस हो वो फिगर बन जाती है, और जिस जो उसके सराउंडिंग में चीजें होती हैं वो ग्राउंड होती हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फॉर्म परसेप्शन। आप किसी भी फॉर्म उसको जो है वो आप फॉर्म एज ए फॉर्म परसीव करते हैं, और उसके जो इर्द गिर्द चीजें होती हैं वो ग्राउंड में होती हैं, ग्राउंड में चली जाती हैं या बैकग्राउंड में चली जाती हैं। और ये वाइस वर्सा होता है, कभी कोई चीज जो है वो फिगर में चेंज हो जाती है, दूसरी ग्राउंड में चली जाती है, कभी दूसरी चीज जो है वो एज ए फिगर रिसीव होती है जो पहले ग्राउंड थी। ठीक है, और जो पहली चीज जो पहले फिगर थी वो ग्राउंड में जो है एज ए ग्राउंड परसीव होती है। दिस इज कॉल्ड फॉर्म परसेप्शन और फिगर और ग्राउंड। अच्छा जी, आगे आ जाता है गेस्टाल्ट लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जब हम गेस्टाल्ट, जस्ट बस बेसिकली लफ्ज जो है वो गेस्टाल्ट है, कुछ लोग गेस्टाल्ट भी पढ़ते हैं। गेस्टाल्ट लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि इसको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि जर्मनी में 1912 में एक नया स्कूल ऑफ थॉट बना, जिसे गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट या गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का नाम दिया गया। स्कूल ऑफ थॉट क्या है ये मैं आपको पहले कुछ लेक्चर्स में बता भी चुका हूं, मैं अगेन बता देता हूं आपको। जब हम कुछ लोगों का ऐसा ग्रुप जिनका किसी एक ही चीज के बारे में सेम कॉन्सेप्ट हो, एक ही जो है वो ओपिनियन हो, मतलब मैं कहता हूँ ये पेंसिल है, तो पेंसिल, अब मेरा एक दोस्तों का ग्रुप है, 6 बंदों का ग्रुप है, तो मैं ये कहता हूँ ये प्लास्टिक की बनी हुई है और इसके अंदर बिलो इंक है और ये इसकी जो टिप है ये बहुत अच्छी है। दूसरा दोस्त भी यही कहता है, तीसरा दोस्त भी यही कहता है, चौथा भी, पांचवा, छठा, 10वां, 20वां दोस्त भी यही कहता है। यानी हमारा इस चीज के बारे में सेम कॉन्सेप्ट है, सेम जो है वो हमारी स्टेटमेंट है, हम इसको सेम तरीके से जो है वो समझते हैं, हमारी एक ही ओपिनियन है इस चीज के बारे में। तो ये क्या होगा, स्कूल ऑफ थॉट, यानी किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में वो उन लोग, एक ऐसे लोगों का ग्रुप जो किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में एक ही जैसे राय रखते हो, उनको स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है। जेस्टॉल्ट एक जर्मन लफ्ज है जी। बेसिकली जब हम बात करते हैं ना जेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट की, तो आपको पता होना चाहिए जेस्टॉल्ट जो है वो एक जर्मन लफ्ज है जिसके मानी है एज ए होल या पैटर्न या एज ए ग्रुप। जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी या गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट वालों ने कहा था कि जब भी आप किसी चीज को परसीव करते हैं तो ब्रोकन पार्ट्स में नहीं करते, पार्ट्स में नहीं करते, उसको टुकड़ों में नहीं करते, बल्कि हम उसको एज ए होल, एज ए ग्रुप, एज ए फॉर्म जो है वो हम उसको एज ए पैटर्न जो है वो हम उसको परसीव करते हैं। जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा नाम है जिसको हम कहते हैं मैक्स वर्दाइमर। वर्दाइमर ने पहली बार परसेप्शन को स्टडी किया और उसने कहा कि जब भी इंसान किसी चीज को परसीव करता है तो उसको एज ए होल परसीव करता है। वर्दाइमर ने हमें बताया कि किसी भी चीज को हम किन असूलों के तहत परसीव करते हैं, इन असूलों को उसने लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। यानी हम जब भी किसी चीज को परसीव करते हैं उसके कुछ असूल होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, उन असूलों की बुनियाद पर जो है वो हम किसी भी चीज को परसीव करते हैं।
मसलन वो कौन से असूल हो सकते हैं? लॉज ऑफ सिमिलैरिटी, लॉज ऑफ गुड फिगर, लॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉज ऑफ कंटिन्यूटी, लॉज ऑफ क्लोजर। वन बाय वन इनको देख लेते हैं हम। लॉज ऑफ सिमिलैरिटी क्या है? लॉ ऑफ सिमिलैरिटी सजेस्ट दैट थिंग्स tend to appear similar things tend to appear grouped together। यानी वर्दाइमर ने ये बताया कि हम जब किसी चीज को परसीव करते हैं तो उसको एज ए सिमिलर के कानून के मुताबिक भी जो है वो हम उसको परसीव करते हैं। मसलन यू कैन सी कि ये जो है ये ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, तो आप उसको एक एज ए ग्रुप परसीव करते हो कि एक जैसी चीजें है ना। आप ये नहीं परसीव कर रहे कि ये एक ट्राइंगल है, ये एक दायरा है, ये एक ट्राइंगल है, एक ये नहीं। आप इस पूरी चीज को परसीव कर रहे हो एज ए यूनिट, इसको एज ए एक यूनिट परसीव कर। इसी तरह ये जो कि एक ही जैसे दायरे हैं, तो आप इन दायरों को, आप एक एक दायरे को परसीव नहीं कर रहे, बल्कि आप देख रहे हो कि दायरे हैं और ये जो है ये जो है वो ट्राइंगल है। इवन कि आपसे पूछा भी जाए ना कि ये क्या है, तो आप कहेंगे ये दायरे हैं। आप ये नहीं कहेंगे ये दायरा है, आप कहेंगे दायरों की एक लाइन है और ट्राइंगल्स की लाइन है। यानी एक ही जैसी जो चीजें हैं उनको आप एज ए ग्रुप परसीव करते हैं। इसको आप एज ए ग्रुप परसीव कर रहे हैं, ठीक है। फिर सर्कल्स को आप एज ए ग्रुप परसीव कर रहे हैं, फिर आप ट्राइंगल्स को एज ए ग्रुप परसीव कर रहे हैं। तो किसी भी चीज को जब हम परसीव करते हैं तो हम उसको सिमिलैरिटी के कानून को मद्देनजर रखते हुए भी परसीव कर रहे होते हैं। आगे आ जाता है जी लॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, थिंग्स दैट आर नियर टू ईच अदर near to each other seem to group together। यानी जब हम ये देखते हैं एक नया लॉ जो है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, उसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी चीज को परसीव करते हैं ना जी, तो जो करीब करीब चीजें होती हैं उनको हम एज ए ग्रुप परसीव कर लेते हैं। मसलन अब ये सारे करीब करीब हैं, इनको आप एज ए ग्रुप परसीव करते हैं। आप उसको एक दायरा आप किसी को भी परसीव नहीं कर रहे, आप कैसे परसीव कर रहे हैं? ऐसे ऐसे, यहां से लेकर आप इसको यूं परसीव कर रहे हैं। ठीक हो गया? एक सेकंड जरा मैं पेंसिल ले लूं। ठीक है जी, आप इसको ऐसे परसीव कर रहे हैं, यूं। आप उसको एक सिंपल नहीं परसीव कर रहे हैं, बल्कि आपने क्या किया, आप उसको ऐसे परसीव कर रहे हैं, सॉरी ऐसे परसीव कर रहे हैं। आप ऐसे नहीं कर रहे, आप एक एक दायरे को नहीं कर रहे। ठीक हो गया? इसी तरह क्योंकि ये सारे करीब करीब हैं, और लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या कहता है कि आप जिन चीजों को देखते हैं कि वो एक दूसरे के करीब है, उनको आप ऐसे ग्रुप परसीव करते हैं। इसी तरह अब आप इसको यहां से आपको ज्यादा समझ आएगी कि ये जो एक ग्रुप है, ये दायरे हैं, ये इकट्ठे हैं। अब यहाँ पे जो गैप आ जाता है, तो आप क्या है, आप इनको एज ए ग्रुप परसीव करेंगे, उसके बाद आप इनको एज ए ग्रुप परसीव करेंगे, उसके बाद आप इनको एज ए ग्रुप परसीव करेंगे। ठीक है? इनको इनको और इनको इकट्ठे परसीव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान में ये फर्क आ गया। ठीक है? डिफरेंस आ गया, ये वाला डिफरेंस आ गया यहाँ और यहाँ। लेकिन यही जो सारे दायरे हैं, अगर ये डिफरेंस खत्म कर दिया जाए, ये खत्म कर दिया जाए, तो ये बन जाता है। तो चूंकि ये सारे करीब करीब हो गए, तो हम इस सबको जो है वो एज ए ग्रुप इसको परसीव करते हैं। ठीक है जी? उसके बाद आ जाता है जनाब law of closure। According to the law of closure, things are grouped together if they seem to complete some entity। ठीक है? जब आप किसी भी ऐसी चीज को जो इनकम्प्लीट हो, आप लेकिन उनका एक फॉर्म हो, एक एक उनकी शक्ल हो, बेसिकली एक एक आपके माइंड में जो है वो उनका एक इमेज हो, तो आप क्या करते हैं, आप ये जो ब्रोकन एरियाज हैं आप इसको ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देते हैं। आपका ब्रेन जो है वो इसको कंप्लीट कर देता है। मसलन अब यहाँ पर जो है, यहाँ पे खाली जगह 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 है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये। लेकिन आप ये कहेंगे कि ये, आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप कहेंगे ये एक डब्बा है, एक चौरस चौकोर डब्बा है। ठीक है जी? इसी तरह आपसे ये पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आप ये तो नहीं कहेंगे ये एक लाइन है, ये जो 6-7 लाइनें लगी हुई है, नहीं, बल्कि आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये सर्कल है। ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर जो है वो एक एबिलिटी है, एक उसके अंदर
एक बाय डिफॉल्ट सेट है कि उसने इस तरह की कोई चीज देखी तो उसने ऑटोमेटिकली उसको कंप्लीट कर देना है। इसी तरह अब आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, आप ये नहीं कहेंगे कि ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी है, ये जी 8-7 लाइनें लगी, नहीं, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ट्राइएंगल है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी एक एबिलिटी मौजूद है, आप किसी भी मिसिंग, आप कोई भी एक ऑब्वियस चीज होगी तो आप उसका जो है वो मिसिंग जो उसके पार्ट्स होंगे वो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उनको जो है वो फिल कर देगा। तो ऐसी चीजें जो इकट्ठी हों, एक जैसी हों और उसका जो एक इमेज है वो आपके ब्रेन में ऑलरेडी मौजूद हो तो वो जो है वो ग्रुप बन जाती है, वो एक एज ए होल आप उनको परसीव करते हैं। आगे आ जाता है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी सजेस्ट दैट वी आर मोर लाइकली टू परसीव कंटिन्यूअस स्मूथ फ्लोइंग लाइंस रादर देन जैग्ड ब्रोकन लाइंस। ठीक हो गया जी। यानी लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि आप हमेशा कंटिन्यू लाइंस को परसीव करते हैं जो स्मूथ फ्लो के साथ चल रही हो। ये नहीं करेंगे, अब ये देखें, ये स्मूथ फ्लो के साथ चल रही है ना, यहाँ से आई, यहाँ से आई, ये एक फ्लो में जा रही है, ठीक है, ये यहाँ चली गई। ये तो नहीं होगा कि यहाँ आ रही थी अचानक इसको इधर चली गई, दिस इज नॉट अ फ्लो। तो आप उसको ऐसे फ्लो में नहीं लेके जाएंगे, हालांकि ये भी रेड है, ये भी रेड है, लेकिन आप परसीव कैसे कर रहे हैं, इसको आप ऐसे परसीव कर रहे हैं, दिस वन, ठीक है, या आप इस लाइन को ऐसे परसीव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक फ्लो में है। इसी तरह ये एक फ्लो में है। तो आप चीजों को फ्लो में जो है, जो चीजें फ्लो में होंगी आप उनको एज ए जो है वो कंटिन्यू जो है वो करेंगे। तो ये था माय डियर्स आज का लेक्चर। ठीक है, इसमें अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो आप काइंडली पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। इसको मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ और इसके साथ जो है वो एक और वीडियो जो है वो परसेप्शन पे उसका लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। दोनों वीडियोस को देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर तौर पे समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।